हम लोगों ने देखा था कि व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अ टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्टेबल, सिरप्स। और ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपने जो भी काम अभी तक किया है अप टू द 7th सेमेस्टर, उसको अगर आप लोग लार्ज स्केल पे अगर लेके जाओगे, कोई भी एक प्रोसेस है, अभी मान लीजिए आपने जो बात की कि जो प्रोजेक्ट है वो क्या होगा और उसमें क्या काम करना होगा, तो मान लीजिए कि जो आपने नेचुरल एंटीबायोटिक सॉल्यूशन बनाया था, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन आपने बनाया था उसको अगर आप और लार्ज स्केल पर अगर लेकर जाएं अभी, तो कैसे लेके जाएंगे? यानी कि हर स्टेप आपने जो लैब लेवल पे किया है उसे अगर आप इंडस्ट्रियल लेवल तक लेके जाएं, तो बीच में जो प्रोसेस है उसको स्टडी करने के लिए ये सब्जेक्ट है। और इसके लिए जो फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने ये डिस्कस किया था, उसको स्केल अप कहा जाता है। मान लीजिए कि आपने जो सॉल्यूशन बनाया था वो 20 बॉटल के हिसाब से बनाया था। अब जो सॉल्यूशन आप बनाने जाएंगे 100 बॉटल के लिए बनाना है, 1000 बॉटल के लिए बनाना है, या 10,000 बॉटल के लिए बनाना है, तो उसको स्केल अप कहा जाएगा। और स्केल अप के लिए आपको क्या है कि मशीनरी भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है ना? स्लाइड दिख रहा है आपको? स्लाइड दिख रहा है ना? हाँ, तो ये जो SUPSC गाइडलाइंस, तो इस स्लाइड में जो आपको बता रखा है, आपने जो इंडस्ट्रियल जो विजिट हम लोगों ने किए थे अब तक, तो उसमें ये रिएक्टर्स हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, मान लीजिए जो लैब लेवल पे निकला है उसको आप जो इंडस्ट्रियल लेवल है वहां पे लेके जाएंगे। तो बीच में एक स्टेज आती है, उसको हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसको कहा जाता है वो पायलट प्लांट। फर्स्ट लेक्चर में तो हम लोगों ने इसके बारे में देखा, सेकंड में देखा कि जो पायलट प्लांट है वो क्या होता है। तो जो पायलट प्लांट है मैं ब्रीफ कर देता हूँ। तो लैब लेवल और जो इंडस्ट्रियल लेवल है उसके बीच में एक लिंक है कि आपको अगर लैब लेवल से और इंडस्ट्रियल लेवल पे जाना है तो बीच में कुछ मीडियम लेवल के बैच आपको रन करने पड़ेंगे। मान लीजिए कि आपने लैब लेवल पे वर्क किया है, वो हाफ हाफ केजी तक वर्क किया है, आपका जो बैच साइज है वो उसका अगर हम बाय वेट निकालते हैं तो हाफ केजी है। अब आप अगर आप बैच साइज को लेके जाना चाहते हैं 5 kg या 10 kg या 50 kg या 60 kg या 1 क्विंटल या 1 टन, तो अप टू ये जो बैच साइज है इसमें आपको 4-5 बैचेस को निकालना होगा। तो जब आप डिफरेंट साइज के बैच के ऊपर काम करेंगे तो कुछ जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज होंगे। अब जो पैरामीटर चेंज होंगे उसके लिए गाइडलाइन है, सुपेक गाइडलाइन इसको शॉर्ट में कहा जाता है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्केल अप एंड द पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। स्केल अप और जो प्रोसेस है वो अप्रूव होने से पहले जो भी चेंजेस हैं उसके लिए गाइडलाइन है। कि मान लीजिए कि आपने जो मिक्सिंग किया था वो एक छोटे वाला जो बीकर है उसमें किया था आपने, अगर वो बीकर है वो 500 ml का है या 1000 ml का है, अब उस बैच साइज से निकल के आपको 5 kg पे जाना है या 50 kg पे जाना है, तो यानी कि वो कंटेनर तो चेंज होगा ही होगा। और जैसे ही वो कंटेनर चेंज होगा उसके साथ में जो मिक्सिंग जो कंडीशंस हैं लैब लेवल से, जब आप थोड़ा सा लार्ज लेवल पे जाएंगे तो वहां पे मशीनरी अलग होगा, एनवायरनमेंट उसका वो अलग होगा। तो मान लीजिए कि स्मॉल स्केल पे जो हीट निकल रही है लार्ज स्केल पे जब लेके जाएंगे तो उसकी हीट ज्यादा निकलेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वो कंटेनर भी चूज करना पड़ेगा। और बाय वेट या उसका जो बल्क साइज है उसके हिसाब से वो कंटेनर बनेगा। बाकी की जो कंडीशंस हैं, मान लीजिए जो पीएच रेंज है, कि मान लीजिए हम लोगों ने जो सॉल्यूशन बनाया था वो जो सॉल्यूशन है उसका एक पर्टिकुलर पीएच है, और जो पीएच है वो ज्यादा चेंज नहीं हो सकता। अगर आपने बहुत ज्यादा वो पीएच में कुछ चेंज कर दिया तो उसकी जो स्टेबिलिटी वो बिगड़ जाएगी।
इसलिए लार्ज स्केल पे भी जब आप लेके जाएंगे तो सेम पीएच रेंज आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, और मिक्सिंग में जो रेशियो है, रेशियो तो सेम रहेगा, बट सेम रेशियो को जब आप मिक्स कर रहे हैं तो जो मैकेनिकल फोर्स है वो चेंज होगा। भाई जो फोर्स आप मिक्स करने में लैब लेवल पे लगा रहे थे, वैसा ही फोर्स तो वहां नहीं लगेगा, और उसी रेशियो में वो फोर्स बढ़े, ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम हो वो जरूरी भी नहीं है। तो वहां पे जो चेंजेस होंगे, हालांकि वो बहुत ज्यादा वो बड़े चेंजेस नहीं होंगे, बट जो भी कुछ चेंज होगा उसको आपको मेंटेन करना होगा। और फिर हम लोगों ने एक चीज और पढ़ा था पहले, कि उसके लिए आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है वो बनाएंगे। एसओपी हम जिसको कहते हैं, वो एक सिंगल मशीन के लिए भी होता है और एक प्रोसेस के लिए भी होता है। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, हम इसको देखते हैं। स्लाइड विजिबल है, दिख रही है? यस सर। तो जो इंट्रोडक्शन है वो ये बता रहा है कि इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ न्यू ड्रग प्रोडक्ट या बैच साइज, अगर आपको नया कोई ड्रग बना है उसके लिए भी ये प्रोसेस है, या द बैच साइजेस, बैच साइज जो आपने यूज किया था अब अलग यूज कर रहे हैं, यूज्ड इन द अर्लीस्ट ह्यूमन स्टडीज आर स्मॉल, द साइज ऑफ द बैचेस इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, जिसको हम कहेंगे स्केल अप। बिकॉज जो भी चीज आपने बनाई है वो तो हमेशा स्टार्टिंग में स्मॉल लेवल पर ही बनेगी, चाहे वो ट्रायल हो, चाहे वो रिसर्च का वो फाइनल स्टेज आ गया हो, बट वहां तक बैच साइज के ऊपर वो कभी भी काम नहीं किया जाता। वहां पे जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है वो बना ली जाती है। अब जब सारा काम फाइनल हो गया है कि आपका तो नया एक फॉर्मुलेशन बन गया है या न्यू ड्रग आपके लिए सामने आ गया है, ये दो कंडीशन है, या तो वो फॉर्मुलेशन में आप चेंज कर रहे हैं, वो एक नया चेंज है, या फिर ड्रग ही नया है, तो वहां पे तो ड्रग के साथ भी काम होगा और जो फॉर्मुलेशन है उसके साथ भी काम होगा, तो वहां पे डबल वर्क है। या फिर आपको बैच साइज ही बढ़ाते जाना है। तो इसके लिए जो वर्ड है वो है स्केल अप, कि आपको एक सर्टेन स्केल से ज्यादा काम करना है, उसको हम स्केल अप कहेंगे। तो सेकंड पॉइंट बताता है दैट द स्केल अप process and the change made after the approval in the composition, manufacturing process, manufacturing equipment, and change of site have become known as scale up and the post approval changes or SUPAC guidelines। SUPAC, SUPAC भी इसको शॉर्ट में कहा जाता है। तो जैसे आप स्केल अप के बारे में बात करते हैं तो वहां पे क्या होगा कि जो कंपोजिशन है, अब हम जैसे जो वेरियस जो फॉर्मुलेशंस आते हैं, चाहे वो सिरप है, चाहे टैबलेट है, चाहे कैप्सूल है, तो उसके पीछे लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट दिया रहता है। यानी कि अगर उसमें जो एक्सिपेंट यूज किए गए हैं उनकी अपनी एक क्वांटिटी है, अपना एक रेशियो है, तो वो जो कंपोजिशन है वहां कुछ चेंज की रिक्वायरमेंट है या सेम ही रहेगा। एक पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड है जो मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है, कि मान लीजिए कि वहां से जो प्रोसेस बन के आया है या जो फाइनलाइज वो किया गया है, वो जब लार्जर मशीन के ऊपर जाएगा तो कुछ चेंज होगा, डेफिनेटली सेम टू सेम तो नहीं रहेगा, वो माइनर, वैसे तो क्या माना जाता है कि जो चेंजेस हैं वो माइनर चेंजेस ही होंगे, बट हो सकता है कि जब आप बल्ब में काम करें या कोई ऐसी जो है वो कंडीशन बन जाए कि हीट बहुत ज्यादा निकलने लग गई है, ये हो जाता है कि आपने जब लैब लेवल पे काम किया था तो चेंज वो इतना बड़ा नहीं निकलना चाहिए, बट वो जैसे ही बाहर आया वो प्रोडक्ट या जो वो कंटेनर आया तो उसमें क्या हो गया, एक सेम है ना, वही स्केल होता है। हाँ, तो वहां पे क्या सर होगा, प्रोसेस तो सेम ही रहेगी ना।
सेम रहेगा, बट जैसे आप वो लार्ज स्केल में जाएंगे और बल्क में जब वो काम होगा तो कुछ वो चेंजेस हो सकते हैं। कि मान लीजिए कि वहां पे लैब लेवल पे जब मिक्स कर रहे थे तो जो टेम्परेचर चेंज कर रहा था वो कर रहा था 0.5 0.6। अब जब आप बल्क में चेंज मिक्स कर रहे हैं तो वहां पे जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो 1 डिग्री के हिसाब से हो रहा है। तो ये जो 0.5 का जो डिफरेंस आया है वो आपको नोट करना पड़ेगा, और ये आपकी फाइल में आपको सर बताना इससे पड़ेगा। जो मेडिसिन तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? हाँ हाँ बोलो। सर फिर उससे ड्रग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या? सर उससे फिर ड्रग्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्या फिर? हाँ, इसके लिए ये प्रोसेस है कि जब आप का जो जो प्रोडक्ट आपको लैब लेवल पे मिल रहा था और यहाँ पे जो काम करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, उन उन दोनों को फिर आप वो चेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी। तो अगर वो सेम जा रहा है अच्छा। तब तो कोई बड़ा चेंज नहीं है, और अगर वहां पे कोई वो बड़ा चेंज आ रहा है तो उसको फिर वापस वो लैब में जाएगा प्रोसेस, कि अगर ये चेंज वो है कि ये नहीं माना जा सकता और इसके चलते जो जो क्वालिटी वो बिगड़ गई है, तो फिर वापस से वो प्रोसेस वो रिसर्च में जाएगा। और इसके लिए अच्छा। ही इसको स्केल अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना कोई ट्रायल के सीधा हम जो कमर्शियल स्केल है वहां नहीं भेज सकते, अदरवाइज बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। यस ठीक सर। है। इसके बाद है कि फर्स्ट हो गया जो कंपोजिशन है, सेकंड हो गया आपका जो प्रोसेस है, थर्ड बात आ रही है जो इक्विपमेंट है उसकी। कि जो कंपोजिशन था उसके ऊपर काम हो गया, जो प्रोसेस था उसके ऊपर काम हो गया। अब बात है जो इक्विपमेंट है वो, बिकॉज जैसे ही बल्क में जाती है वो चीजें तो साइज बहुत मैटर करती है। अगर आपने वो मान लीजिए कि जो रिक्वायरमेंट नहीं थी साइज की, उससे ज्यादा बड़े साइज का एक कंटेनर चूज कर लिया, तो जितना स्पेस एक छोटा कंटेनर लेता उतना ही स्पेस बड़ा उससे ज्यादा ही लेगा। तो वो जो स्पेस है वो आपके वर्क वर्क करने का जो स्पेस है वो वहां पे भी एक हिंड्रेंस को बढ़ाएगा, कि जो काम वो आसानी से हो जाता अब उसको करने में दिक्कत हो रही है। बिकॉज सारा जो प्रोसेस है वो विद द हेल्प ऑफ मशीनरी हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट विदाउट मैनुअल वर्क 100% काम तो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर अभी आप लोगों ने जो प्लांट के अंदर जो विजिट किए हैं उसको अगर आप लोग रिवाइज करें तो हर जगह पे एक जो ऑपरेटर है वो भी रहता था, जो इंचार्ज है वो भी रहते थे, और साथ में जो मैनुअल सपोर्ट है वो भी साथ में रहते थे, उसके बाद ही वो काम वो हो पाता था। क्योंकि अगर वहां पे जो वर्क करने का जो प्रोसेस है वो अगर स्मूथ नहीं है, कि मान लीजिए स्टेज 1 हो गया, स्टेज 1 से स्टेज जो 2 है वहां पे लेके जाना है प्रोसेस को, अगर वहां पे वो टाइम गैप ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या है, बैच को बनने का जो या बैच निकलने का जो टाइमिंग है वो चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जो सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट है वो हर तरीके से एक ऑप्टिमाइज होना चाहिए। नेक्स्ट है द चेंज ऑफ साइट। साइट का जो चेंज है, साइट का मतलब क्या है कि जो प्रोसेस आपको मिला है उसके लिए आपने जो जगह चूज करी है, कि मान लीजिए जो फैसिलिटी आपको दी गई थे उसमें आपको कुछ चेंज करना है, या एक जो इक्विपमेंट है उसकी साइट से उसको हटा के उसकी जगह दूसरे को रखना है। तो अगर वो साइट आप चेंज कर रहे हो तो इट शुड बी वेल डॉक्यूमेंटेड। और ये जो सारा काम है इसको कहा जाता है स्केल अप एंड द पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। साइंटिफिक जो पॉइंट्स हैं कि ऐसा क्यों किया जाए, या इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, या इससे जो प्रोसेस है वो और अच्छा क्यों हो जाएगा, तो इसके लिए फर्स्ट है टू एक्सपीड द प्रोसेस ऑफ पोस्ट अप्रूवल चेंजेस ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, the FDA can assure their safety and the effectiveness and lower the regulatory burden of industry। तो फर्स्ट पॉइंट तो है कि अगर आपको अपना प्रोसेस को अप्रूव कराना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपने ये काम किया है
एफटीबी आपकी रह जाएगी और प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस है वहां पे भी कहीं पे भी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज लोअर द रेगुलेटरी बर्डन। एक्चुअली क्या होता है, जो इंडस्ट्री है वहां पे आप चाहते हैं कि एक स्मूथ वर्किंग चलती रहे, तो स्मूथ के लिए क्या है कि हर एक जो स्टेप है वहां पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, वरना फिर क्या है, हर एक स्टेप को चेक करने के लिए एक डिपार्टमेंट, जो रेगुलेटरी डिपार्टमेंट है, वो बार बार आएगा और उनसे पूछेगा ये जो प्रोसेस है हुआ है कि नहीं हुआ है, और उसको बार बार चेक किया जाएगा। तो एक बर्डन है और उस बर्डन को ये चीज कम कर देती है। ये जो गाइडलाइन है ये 3 टाइप से। सर फर्स्ट वाला पॉइंट हुआ समझाने के बाद। कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला पॉइंट है, ये अच्छा, बताना हाँ। आपको कि अगर आपको कुछ भी एक अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, तो जो भी जो चेंजेस हैं वो आपको शो करने पड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, ठीक है सर। गाइडलाइन है, the FDA has issued the various guideline for SUPEC changes। तो जो गाइडलाइन है वो 3 टाइप से ये डिवाइडेड है, एक IR और एक MR और तीसरा है जो SS है। तो जो गाइडलाइन है उसमें बताया जाएगा हेलो, वॉइस आ सर रही है? आवाज नहीं आ रही। हाँ आ रही है, अब आ रही है। नहीं सर, अब आई सर। हाँ, तो ये जो गाइडलाइन है इसमें आपको ये बताया जाएगा कि फर्स्ट है सुपेक, जो IR है वो, ये गाइडलाइन दिया जाता है फॉर द इमीडिएट रिलीज सॉलिड ऑरल डोजेस फॉर्म। तो एक्चुअली जो फॉर्मुलेशन एस्पेक्ट है ये गाइडलाइन उसके लिए है। तो जो भी आपका जो फॉर्मुलेशन है अगर वो सॉलिड ऑरल डोजेस फॉर्म के अंदर है और वो जो इमीडिएट जो रिलीज है उस कैटेगरी में है, तो उसके लिए ये गाइडलाइन है। सेकंड जो गाइडलाइन है वो मॉडिफाइड जो रिलीज सॉलिड ऑरल डोजेस फॉर्म है उसके लिए है। और जो थर्ड गाइडलाइन है वो नॉन स्टेराइल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म, जैसे कि जो क्रीम्स हैं या ऑइंटमेंट है, जेल है या लोशंस है। तो जो गाइडलाइन इसको डिवाइड किया गया है इन तीनों पार्ट्स में। अब ये तीनों पार्ट बताते कैसे अरे हैं? मॉडिफाइड वाला मतलब सॉरी तो नहीं आया कुछ। जैसे आपने जो हेलो। डोजेस फॉर्म है, हाँ, तो ये तो पढ़े कि जैसे जो हाँ। ये कितने टाइप से बन सकता है इसका फॉर्मुलेशन। हेलो हाँ, जो टैबलेट है उसका जो सर, वॉइस तो ब्रेक हो रही है आपकी। जो टैबलेट है उसका जो फॉर्मुलेशन है वो कितने टाइप से बन सकता है? क्या सर? जो टैबलेट है उसका जो फॉर्मुलेशन आपको बनाना है वो कितने टाइप से बन सकता है? टेबलेट का फॉर्मुलेशन? हाँ, कितने टाइप से बन सकती है टैबलेट? टेबलेट? हाँ, हाँ, कितना टाइप था? अरे याद तो होगा सर, मतलब बहुत सारे टाइप होते हैं सर। हाँ, तो इसमें अगर आपने आ, ये ये डिपेंड करता है कि उसका जो फार्माकोकाइनेटिक्स है वो क्या है। जो फार्माको जो काइनेटिक्स जो चेंजेस हैं वो बताएंगे कि वो टैबलेट का रेट क्या है और वो जल्दी से चेंज हो रहा है या उसमें आपने इंग्रेडिएंट को चेंज कर दिया है। SR आती है जैसे टैबलेट, सस्टेन रिलीज। तो इनकी जो काइनेटिक्स है एज पर द रिक्वायरमेंट डिवाइडेड है, या तो इमीडिएट जो रिलीज है वो काइनेटिक्स को फॉलो करें, या फिर ये मॉडिफाइड जो रिलीज है वो काइनेटिक्स को फॉलो करें, या फिर
जो सस्टेन जो रिलीज टैबलेट्स हैं उसको ये फॉलो करे। तो ये जो गाइडलाइंस हैं जो रिलीजिंग जो पैटर्न है उसके ऊपर डिवाइडेड है। ये कैसे है देखो आगे। जो चेंजेस हैं वो हो सकता है कि वो माइनर हो चेंजेस, या मॉडरेट हो चेंजेस, या फिर वो मेजर चेंजेस हो। हम लोगों ने जो स्टार्टिंग में बात की कि मान लीजिए कि जो आपका जो फॉर्मुलेशन है उसमें हीट ज्यादा निकल रही है, तो हीट अगर एक स्मॉल अमाउंट में निकल रही है उसको आप वो मैनेज कर सकते हो तो ठीक है। बट अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में निकल रही है, मॉडरेट में जा सकता है, या उसकी वजह से जो फॉर्मुलेशन है उसमें कोई बड़ा चेंज आ गया है, तो फिर वो जो लेवल है वो मेजर जो चेंजेस है वहां पे डिवाइड हो जाएगी। अब इसके लिए जो टेस्ट है, जो सेकंड जो डेफिनेशन है वो बताना चाहती है कि जो टेस्ट है वो सारे एज पर द कंपेंडियम आपको लगाने पड़ेंगे। इन विट्रो डिसोल्यूशन रिलीज टेस्ट है, इन विवो जो टेस्टिंग है हम लोगों ने जो किया था वहां पे, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट। तो ये सारे जो टेस्ट हैं ये बताएंगे कि आपका जो टैबलेट है उसका जो काइनेटिक्स है वो क्या है। अभी जो आपका जो क्वेश्चन था ना वो यहीं से निकलेगा। अब जो फाइलिंग है, जो फाइलिंग आप कर रहे हैं वो एनुअल जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से करेंगे, या जो चेंजेस है बीइंग अफेक्टेड सप्लीमेंट, या प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट। अब जैसे जो रिपोर्ट जो बनती है, या तो क्या है कि आप जो स्टेप है वहीं पर उसको चेंज कर रहे हैं कि यहाँ पे एक स्मॉल चेंजेस है और इसको आपको वो कंट्रोल करना होगा, या फिर अप्रूवल जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं उसके साथ में उसको भेज रहे हैं, या फिर पूरा एक जो एनुअल जो रिपोर्ट है कि साल भर आपने काम किया है और उसके हिसाब से उसका वो डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये गाइडलाइन लेवल ऑफ चेंजेस या टेस्ट या फाइलिंग जो पैटर्न है उसके हिसाब से डिवाइड किया जाएगा। जो लेवल ऑफ चेंजेस है एक्चुअली क्या है कि जो प्रोसेस है वो तो सेम ही रहता है, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं कि ऑलरेडी जो रिसर्च जो डिपार्टमेंट है वहां पे इतना काम हो गया है कि बहुत बड़ा कोई चेंज आने का कोई चांस नहीं। इसलिए इसमें ये वर्ड को यूज किया गया है दैट लाइकलीहुड ऑफ द इम्पैक्ट ऑन फॉर्मुलेशन, द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। इसमें जो लेवल 1 है वो बताता है अनलाइकली टू हैव अ डिटेक्टेबल इम्पैक्ट, यानी कि जो चेंज है वो इतना माइनर है कि वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है, यानी कि जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम काम कर रहा है। कि अगर 0.5 डिग्री जो टेम्परेचर का चेंज आ रहा था वैसा ही चेंज स्केल अप में भी आ रहा है, तो कोई बड़ा चेंज नहीं है, तो आप क्या नोट करोगे वैसे, वो तो सेम ही हो गया। लेवल 2 है दैट द कुड हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। लेवल 2 बताना चाह रहा है कि हो सकता है कि एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ जाए, यानी कि जो चेंजेस हैं वो माइनर लेवल पे आ जाएं। और थर्ड है लाइकली टू हैव द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। लाइकली का मतलब यानी कि अब तो एक बड़ा चेंज आएगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, उसको लेवल 3 को काउंट किया जाएगा दैट इट इज अ मेजर चेंज। अब ये गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन ये बताती है दैट दिस गाइडलाइन प्रोवाइड अ रिकमेंडेशन फॉर द पोस्ट अप्रूवल चेंजेस। ये गाइडलाइन अगर बनी है तो ये गाइडलाइन अपने आप में स्केल अप जो प्रोसेस है उसको डिफाइन भी करेगी, और जो अप्रूवल के लिए रिक्वायरमेंट थी उसको भी ये फुलफिल कर रही है। और 4 जो पॉइंट्स है ये उनको लेते हुए, फर्स्ट पॉइंट है द कंपोनेंट्स एंड कंपोजिशन। स्केल अप में जो आपने डिफरेंट बैचेस चलाए उसमें आपने जो कंपोजिशन रखा फॉर द 5 kg या 10 kg या 1 क्विंटल का आपने बैच चलाया, तो जो भी कुछ वो चेंजेस होना था वो आपके सामने आ गया कि रेशियो सेम है,
उसके बाद जो अगर कुछ ऐसा चेंज करने का पॉइंट नहीं है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। साइट ऑफ द मैन्युफैक्चर, कि अगर वहां पे कोई मशीनरी को चेंज करना है, क्योंकि प्लांट क्या है, एक प्रोडक्ट के हिसाब से तो नहीं बनता है। हम लोगों ने जो विजिट किया है तो वहां पे क्या था कि मान लीजिए कि एक टैबलेट के लिए जो प्लांट को तैयार किया गया, तो वो टैबलेट भी तो बहुत सारी टाइप का है, और जो डिफरेंट जो बैच है, जो कंपोजिशन है, सबका वो डिफरेंट है। बट जो मशीनरी है वो कैसे रखी जाएगी? मशीनरी जो रखी जाएगी वो भी जो डिफरेंट टाइप ऑफ टैबलेट जो बैच आप चलाना चाहते हैं या जो मालिक चलाना चाहता है उसके हिसाब से उसकी वो मशीनरी को रखेगा। तो इसलिए साइट ऑफ मैन्युफैक्चर भी इससे वो क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है स्केल अप ऑफ मैन्युफैक्चर। बैच साइज से वो क्लियर हो ही गया कि आपने वो डिफरेंट साइज का बैच चलाया है, तो अब इसको लार्ज लेवल पे ले जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड फोर्थ वन इज द मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि आपने जो चेक किया है वो प्रोसेस और इक्विपमेंट दोनों को चेक कर लिया है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें आप जा सकते हैं। ये चारों पॉइंट दोबारा रिपीट करना है एक बार। कौन सा वाला? सर ये चारों पॉइंट दोबारा रिपीट करना है थोड़ी थोड़ी देर के लिए। मनीष आ गया। हाँ ब्रेक लेकर। हाँ हाँ। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स ये बताना चाहते हैं। फर्स्ट तो है कि मान लीजिए अभी जो आपने जो प्रोजेक्ट के लिए बात कर रहे थे, नेचुरल एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, तो जो भी उसका जो कंपोजिशन है, आपको अगर ध्यान हो तो हम लोगों ने डिफरेंट रेशियो में उसका वो कंपोजिशन को लिया था, है ना? यस तो फिर हम लोगों ने एक कंपोजिशन को फाइनल किया, ऐसा ही तो काम किया कि हमने। यस सर। तो स्टार्टिंग में यस सर। जो रिसर्च वाला काम था वो तो हो गया था सारा, है ना? फिर हम लोगों ने हाँ एक को फाइनल किया, फिर उसका एक बड़ा बैच बनाया था, यस सर। है ना? तो जो बड़ा बैच हमने बनाया था, तो अगर आपको उसमें याद है ना, तो लास्ट में हम लोगों के साथ एक दिक्कत आई थी कि हमने उसको फिल्टर किया था, बट जैसे ही उसको कुछ और टाइम के लिए छोड़ते थे, उसमें कुछ और जो इनसॉल्युबल जो चीजें हैं वो नीचे बैठ जाती थी, हाँ सर। है ना? तो फिर फिल्टर किया था उसको दोबारा। हमने उसको थोड़ा और टाइम दिया था कि हाँ जितनी भी जो इनसॉल्युबल जो चीजें हैं वो निकल जाएं, और फिर लास्ट में हम लोगों ने, अजय ने उसको वो फिल्टर किया था, अगर आपको याद आ रहा है तो। हाँ सर याद है। बहुत अच्छे से जब वो फिल्टर वो पेपर्स को लगाया और अच्छे से उसको वो फिल्टर किया, तो ट्रांसपेरेंसी आ गई उसमें, हाँ और वो फिर अब आज तक भी ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी आज भी है, ठीक है। यस अब ये जो चेंज था ना, ये लैब स्केल पे वो चेक नहीं कर सकते थे आप, मतलब अगर आप लार्ज साइज पे नहीं जाते तो वो स्मॉल साइज में इतनी क्वांटिटी में जो चीज बन रही थी वो नहीं बन पा रही थी। जब आपने साइज साइज को चेंज किया, स्केल अप किया, तो आपके सामने एक और वो नई चीज आई, ठीक है। तो ये सब जो पॉइंट है वो स्केल अप का ही पॉइंट है। साइट ऑफ जो मैन्युफैक्चर है वो साइट को बता रहा है कि मान लीजिए जो प्रोसेस है, ऑलरेडी जो मशीनरी है वो रखी हुई है वहां पे, अब आपको कोई मशीन करना है और उसकी जगह पे कोई नई मशीन को लेके आना है, यस सर। ठीक है, तो वो बताएगा साइट मैन्युफैक्चर। स्केल अप तो हो ही गया कि जो स्केल अप है वो आपने अगर वो डिफरेंट बैच साइज में किया है, 5 kg या 20 kg या 50 kg या 1 क्विंटल, तो आपके पास डिफरेंट बैच साइज का डॉक्यूमेंटेशन आ गया है। यस एंड द फोर्थ वन इज प्रोसेस एंड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। जो प्रोसेस है या जो इक्विपमेंट है, उन दोनों में जो भी चेंजेस होने थे उसका भी डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो गया। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर तैयार हैं, तो इनको जब आप वो अप्रूवल के लिए भेजेंगे तो ये पूरा स्केल अप का रिकमेंडेशन हो जाएगा। अच्छा, मतलब सर ये चारों स्टेप मतलब डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं अपन को, है ना, कि किस तरह से प्रोसेस करनी है अपन को पूरी।
अगर आपको अपना जो प्रोसेस है उसको लार्ज स्केल के लिए अप्रूव करवाना है तो ये करना पड़ेगा, एफडीए अच्छा, लग जाता है। ठीक है सर। क्या एक्चुअली कि ओके सर। मान लीजिए कि अभी आपने जो काम किया है, जो प्रोजेक्ट वर्क किया है, इसको आप लार्ज स्केल पे वो लेके जाना चाहते हैं, है ना? या यस। मान लीजिए कि जो अभी आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, आप उसकी जो कंपनी है उसको खोलना चाहते हैं, इंडस्ट्री में उसको लेके जाना चाहते हैं, तो जहाँ पे भी आप लेके जाना चाहेंगे तो ये सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मांगेंगे आपसे। अच्छा। अगर आपने स्केल अप वाला काम किया है तो आपका जो प्रोसेस है वो अप्रूव होगा। और यस सर। जो इंटरनेशनल स्केल है वहां पे ये काम जो है वो करता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एफडीए। ठीक है। यस सर। तो यस सर। जो कंपोजिशन है वो क्या बताना चाह रहा है, दिस सेक्शन फोकस ऑन द चेंजेस इन द एक्सिपिएंट्स इन द ड्रग प्रोडक्ट। मान लीजिए जो कंपोजिशन है या जो कंपोनेंट्स हैं वो केवल जो एक्सिपिएंट्स हैं उसमें क्या चेंज हो रहा है उसको फोकस कर रहे हैं। जो सुपेक जो एमआर है वो एक्सिपिएंट्स द क्रिटिकल और द नॉन क्रिटिकल टू द ड्रग रिलीज, या चेंजेस इन नॉन रिलीज कंट्रोलिंग एक्सिपिएंट्स, या चेंजेस इन रिलीजिंग कंट्रोल एक्सिपिएंट्स। अब जैसे होता है क्या है कि जो टैबलेट है उसमें हम लोग चेक करते हैं डीटी, डिसइंटीग्रेशन टाइम। तो आपने मशीन है उसको तो वहां देखा ही है, वो चेक किया था आपने भी, चेक किया था, हाँ सर। है ना? तो यस सर। मशीन है उसके अंदर जो ट्यूब है उसमें जब वाटर के अंदर वो डिप हो जाती है और अप एंड डाउन उसका होता है तो डिफरेंट फ्रेगमेंट में जो टैबलेट है वो ब्रेकअप होती है, देखा है ना? यस सर। अब वो जो हाँ सर। है वो फ्रेगमेंट एक्चुअली है क्या, जो हम लोगों ने जो एक्सीपेंट्स उसमें मिलाया है वो है। ठीक है। अब वो जो यस सर। है वो दो टाइप से डिवाइडेड है, या तो वो नॉन रिलीज है या फिर वो रिलीज कैटेगरी में। यानी कि आप वो जैसे डिप करेंगे फ्रेगमेंट निकले तो फर्स्ट जो फ्रेगमेंट निकलेगा वो कहलाएगा रिलीज कैटेगरी, और जो सेकंड है वो नॉन रिलीज कैटेगरी में जाएगा। और जो सुपेक डबल एस है वो बताना चाहता है द चेंजेस एंड द प्रिजर्वेटिव्स, जो प्रिजर्वेटिव आपने काम में लिए उसमें क्या क्या चेंजेस किए। अब ये जो कैटेगरी है इसके लिए एक टेबल है, ये टेबल आपको लेवल 1 जो हम लोगों ने वो डिस्कस किया था यहाँ पे, लेवल 1 2 3, इसमें हमने चेक किया था यस सर। कि यानी कि जो चेंजेस है वो तीन टाइप से हो सकता है। या तो वो चेंज इतना स्मॉल है वो डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है प्रोसेस में, तो हम बता देंगे कि जो प्रोसेस है वो सेम टू सेम वही है। या फिर अगर यस सर। हो सकता है कि वो चेंजेस सिग्निफिकेंट हो, या जो थर्ड है लेवल उसमें सिग्निफिकेंट चेंज होगा ही होगा। उसके अकॉर्डिंग यस। जो टेबल है वो बता रही है रेंज क्या होगा वो चेंजेस का, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या तैयार करना होगा, और जो फाइलिंग है वो किस पैटर्न पे आप करेंगे। इसके लिए भी हम लोगों ने देखा यस था सर। यहाँ पर कि जो चेंजेस है वो गाइडलाइन डिफाइन करती है कि वो चेंजेस माइनर चेंजेस होंगे, मॉडरेट चेंजेस होंगे, या मेजर चेंजेस होंगे। इसको इन्होंने डिफाइन किया है लेवल 1 2 और 3 से। ठीक है। जो जो सेकंड पार्ट है वो टेस्ट है, यानी कि जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से टेस्ट आपने लगाए इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल, तो वो सारे टेस्ट आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। और जो थर्ड है वो फाइलिंग है कि किस पैटर्न में आपने फाइलिंग किया है,
इन टर्म्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट किया है, या चेंजेस बीइंग अफेक्टेड एज ए सप्लीमेंट आपने जो डॉक्यूमेंट है उसको वहां पे अटैच कर दिया है, या प्रायर अप्रूवल सप्लीमेंट भेजा है, ये 3 टाइप से कर सकते हैं आप। तो फर्स्ट पार्ट को हम देखते हैं, लेवल 1 है, इसमें लिखा हुआ है deletion or the partial deletion of the ingredient, the color, flavor or change in the ingredient of ink। कि मान लीजिए कि जो टैबलेट जो बनाई गई थी ऑरेंज कलर की थी या ब्लू कलर की थी, ठीक है, बट जो हम्म, कलर है आप उसको जब लार्ज स्केल में लेके गए, है ना, इसको सोचना आप लोग कि जो कलर है जैसे आप उसको लार्ज स्केल में लेके जाएंगे तो सेम वो कलर आ गया, या उसकी वजह से कुछ मास्किंग हो गया, या फेड हो गया कलर। तो अगर ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन आ रहा है तो वहां पे इस कलर को चेंज भी करना पड़ता है, ठीक अच्छा। है। जो सेकंड पॉइंट लिखा है इसमें जो फ्लेवर है, तो फ्लेवर मान लीजिए कि जब उसको लार्ज स्केल में लेके गए तो उसकी वजह से जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट बढ़ गया, हम्म, ठीक है, क्योंकि स्टेज क्या है एक्चुअली कॉस्ट के ऊपर भी डिपेंड करती है। कि मान लीजिए यस कि सर। जो वहां पे जो कॉस्टिंग निकल के आ रहा था बल्क में बढ़ जा रहा है, या फिर और सर बल्क में तो कम होना चाहिए ना। वो होना चाहिए, बट अगर उसके बाद भी कोई कोई और ऑप्शन आ रहा है आपके पास कि अगर हम इसको यहाँ पे उसको वो चेंज कर दें तो अच्छा टेस्ट भी आ रहा है और उसके कंपैरेटिवली और भी अच्छा कोई वो ऑप्शन है, तो वहां पे आपको फिर पड़ेगा। हाँ सही सर। या हो सकता है कि जब वो लार्ज स्केल में जब उसको मिक्स किया जा रहा है तो जो जो फ्लेवर है वो होमोजीनियस नहीं हो पा रहा है। अच्छा। ये क्यों होता है कि मान लीजिए कि आप आ, वो सेम चीज है, देखो कि हमने जब उसको डिफरेंट बैच में लिया था, जो जो सॉल्यूशन हम लोगों ने लैब में बनाया, तो जैसे वो लार्ज स्केल पे गया तो नंबर ऑफ इनसॉल्युबल पार्टिकल उसमें बढ़ गए। हम्म, अब वो ऐसे ही बढ़ जाए भाई, मान लीजिए कि जो स्मॉल बैच था उससे अगर हम उसका रेशियो निकालें तो उससे 4 टाइम्स बढ़ गए वो। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यस सर। जैसे आप लार्ज स्केल पे जाएंगे तो वहां पे नंबर ऑफ कंपाउंड भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसके चलते नंबर यस सर। मॉलिक्यूल बढ़ गए, उनका हिंड्रेंस बढ़ गया, उनके रिएक्शंस बढ़ गए, तो नंबर ऑफ इम्प्योरिटी जनरेट होगी। तो इसके चलते अगर यस सर। जो जो फ्लेवर आपने वो डाला है अगर उसके चलते मास्किंग हो ही नहीं पा रहा है पूरा, बिकॉज इनका जो फ्लेवर है उसको डालने का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हम उसका जो टेस्ट है उसको मास्क करना चाह रहे हैं, है ना। यस सर। बट वो स्मॉल स्केल में लिया तो वो काम कर रहा था, लार्ज स्केल में गए तो मास्किंग जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। तो फिर वहां पर आपको ये चला कि नहीं इसका फ्लेवर चेंज करना पड़ेगा तो मास्किंग प्रॉपर होगा। ये कुछ है चेंजेस जो स्केल अप के तो साथ ही, सर तो ठीक है। सर फिर सर हाँ जब वो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर मतलब मास्क कर देता है तो सब सर लास्ट पे करेंगे तो फ्लेवर ज्यादा होगा तो वो क्यों नहीं करेगा, फिर करना चाहिए उसको भी। हाँ होना चाहिए, वही तो बात मैं आपको बता रहा हूँ। बट जब आप स्केल अप पे जाएंगे तो उसमें हीट भी ज्यादा निकलेगी, सॉल्वेंट भी रिक्वायर्ड है, और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो और भी सामने आ रहे हैं ना। तो अगर वो बाई चांस उसको इतना चेंज हम्म, वो करते हैं कि मास्किंग में वो डिफरेंस आता है तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा ना। नहीं आता है तो वो अच्छी बात अच्छा। है ना। और जो हालांकि ये जो जो लेवल हम्म, 1 है वहां इतना बड़ा कोई चेंज नहीं आएगा, जो जो लेवल 3 है वहां पे वो चेंज आएगा। नहीं सर मतलब सर उसमें जो फ्लेवरिंग एजेंट है ना उसकी वजह से फिर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो फिर भी डिफरेंस आएगा।
नहीं, रेशियो वाइज तो वो बढ़ गया कि आपने जो प्रोसेस था उसमें उसका जो रेशियो लिया था वही सेम रेशियो लेके आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो रेशियो तो सेम है। हाँ जो दूसरे फैक्टर हैं, अगर वो फैक्टर हाँ। उसके ऊपर इतना चेंज करते हैं कि वो अपने काम में फेल हो जाता है ना, तो ये हो सकता है, ऐसा अच्छा हो भी, ओके। वो कोई कंपलसरी नहीं है और ऐसा वो होना नहीं चाहिए, बट अगर ऐसा होता है तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा ना, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो, डिस्क्रिप्शन में पहले से। तो ये जो पॉइंट है ये स्केल अप जब आप करेंगे तो ही सामने आएंगे। तो हमने जब उसका लार्ज बैच बनाया था तो यस। हमको पता चला कि स्मॉल स्केल में इतनी नंबर ऑफ इम्प्योरिटी नहीं निकल रही थी, और जब आप लार्ज साइज पे गए तो नंबर ऑफ इम्प्योरिटी ज्यादा बढ़ गई, तो फिर फाइनली आपको बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन का काम करना पड़ा, उसके बाद ही जो प्रोडक्ट है उसकी ट्रांसपेरेंसी आई। ये तो हम लोगों ने भी किया ना लैब में, ठीक है। हाँ सर। तो ऐसा ही है, तो अगर पूरा लार्ज स्केल पे आप जाएंगे तो बहुत सारे फैक्टर्स ये सामने निकल के आते हैं कि जहाँ पे हमको इनका जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है वो चेंज करना पड़ता है, और वहाँ पे उसको वो लिखना पड़ता है कि अगर आप इस कंडीशन में इसको मिक्स कर रहे हैं तो इस पॉइंट को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम ये लेवल 1 की बात करें तो उसमें जो एक्सिपिएंट रेंजेस हैं, वो अगर आप जो फिलर है उसको चेंज कर रहे हैं तो प्लस माइनस 5% है, अगर आप स्टार चेंज कर रहे हैं तो प्लस माइनस वो 3 है, और अगर इनके अलावा कोई है तो सर प्लस, बार बार ये ये एक्चुअली रेंज है, क्योंकि रेंज तो फिक्स आपको करनी पड़ेगी ना। अगर वो 5 तक है तो ठीक है, अगर 5 से वो ज्यादा जा रहा है तो आप फिर जो प्रोसेस है उसको वापस रिसर्च में भेजना पड़ेगा आपको, आप थोड़ी संभाल पाओगे यहाँ पे, है ना। जो जो एक्चुअली क्या होता है कि स्केल अप का अपना एक डिपार्टमेंट होता है, स्केल अप में जो लोग काम कर रहे हैं वो जो प्रोसेस है उसको चेक करेंगे, और और उनके हिसाब से जो रेंज है वहां तक अगर आपका वो प्रोसेस काम कर रहा है तो उसको वो रखेंगे, अगर उस रेंज से बाहर आपका प्रोसेस जा रहा है तो वो बोल देंगे कि इसके ऊपर वापस से रिसर्च की रिक्वायरमेंट है, इट कैन नॉट बी, वो आगे नहीं जा सकता प्रोसेस, ठीक है। तो ये गाइडलाइन इसके लिए है, और इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो स्टेबिलिटी है और सारी रिक्वायरमेंट है, और जो फाइलिंग होगी वो एनुअल रिपोर्ट में होगी। इसके बाद इसमें लिखा है the changes in the excipient expressed at the percentage weight by weight of the total formulation less than or equal to, तो जो चेंजेस होंगे वो या तो वो कलर फ्लेवर जो आप लोग यूज कर रहे हैं वो चेंजेस हैं, या फिर जो एक्टिव जो एक्सिपिएंट्स हैं वहां पे चेंज कर रहे हैं, तो फिर आपको जो बाइंडर है और जो स्टार्च है और जो फिलर है वो इस रेंज में जाके अगर आ रहा है चेंज तो ठीक है, अदरवाइज चेंज करना पड़ेगा। अब हम लेवल सेकंड की बात करते हैं। लेवल सेकंड क्या कहता है, द चेंज इन द टेक्निकल ग्रेड ऑफ एक्सिपिएंट्स। लेवल सेकंड, सर लेवल, अभी सर इससे क्या रहा था मैं। सर अभी जो आपने पहले बोला सर वो क्या डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार में सर, ये पता नहीं डिस्कनेक्ट 3 बार डिस्कनेक्ट हो चुका है, तो पता नहीं क्या बोला आपने अभी, समझ अच्छा, नहीं आया। वो इंटरनेट का इशू हो रहा है क्या? हाँ सर, तो मतलब 2 बार से ऑटोमेटिक है ना पूरा बाहर फेंक दिया, फिर 15-20 सेकंड बाद फिर कनेक्ट होता है ऑटोमेटिकली, ऐसे हो रहा है। हाँ, वो इंटरनेट का इशू हो जाता है। तो कोई नहीं, अभी हमने क्या देखा है यहाँ पे कि हमने ये चेंजेस को देखा है, जो चेंजेस होंगे वो लेवल 1 के लेवल पे होंगे या सेकंड लेवल पे होंगे या थर्ड लेवल पे होंगे, ये 3 टाइप से चेंजेस होंगे। जो फर्स्ट जो यस सर। चेंजेस होगा वो माइनर होगा, सेकंड जो लेवल है वो मॉडरेट होगा, और जो थर्ड लेवल ऑफ चेंजेस है वो मेजर चेंज होगा, ठीक है। तो अभी जो हमने जस्ट कंप्लीट किया वो फर्स्ट लेवल को कंप्लीट किया है कि फर्स्ट लेवल के अगर चेंजेस हैं तो उसमें क्या क्या इशू होगा, ठीक है। Yes, तो sir. आज के लिए हम लोग
वो यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे बिकॉज ऑलरेडी टाइम हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास